हेलो। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के शुरुआत के द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है रासायनिक संयोग के नियम। ये पांचों नियम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और हम इनको बेसिक से डिस्कस करते हैं शुरू से। तो रासायनिक संयोग के नियम होते क्या हैं? अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो कंप्लीट लगभग फिजिक्स का पूरा सिलेबस टीजीटी के लिए अवेलेबल है इस चैनल पर। आप इसको जाके सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें और आराम से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो चुके हैं और अभी हम लोग केमिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये केमिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज होने वाली है। आप लोग नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में शुरुआत करते हैं अपने अनुपात के नियम या फिर रासायनिक संयोग के नियम। तो टोटल मिलाकर पांच नियमों को हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नियम आता है स्थिर अनुपात का नियम। इसका मतलब क्या है? तो स्थिर अनुपात के नियम के अकॉर्डिंग जब भी कोई तत्व आपस में क्रिया करते हैं तो उनके भार के अनुसार किसी यौगिक में उनकी मात्रा एक सरल अनुपात में रहती है और वो निश्चित रहती है, कभी भी बदलती नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हमारे पास कहीं से CO2 आती है ना, तो उम्मीद करते हैं आपको CO2 के भार पता होंगे। तो C का मतलब कार्बन, और कार्बन का परमाणु भार 12। ऐसे ही O की बात करेंगे तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16, और 16 का डबल 32। मतलब कि CO2 अगर हमारे पास है तो उनके भार में जो अनुपात है, कार्बन और ऑक्सीजन के भार में जो अनुपात है, वो 12 अनुपात 32 होना चाहिए। इसको और सरल करेंगे तो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर CO2 हमने लैब में बनाई या फिर CO2 को वायुमंडल से निकाला, तो अगर एक तत्व है वो कहीं से भी लें, एक यौगिक है वो हम कहीं से भी लें, उसमें जो तत्वों के भार का अनुपात है वो नहीं बदलता। यही कहलाता है स्थिर अनुपात का नियम। मतलब कि हम H2O की अगर बात करें तो चाहे H2O वो हम लैब में बनाए, चाहे H2O प्योर H2O की बात कर रहे हैं उसमें कोई अशुद्धियां ना मिली हो, तो वो हम चाहे समुद्र से निकालें, चाहे हम कुएं से खोद के निकालें, चाहे नल से निकालें, तो उसमें जो H2O है उसमें जो तत्वों का अनुपात है तो वो 2:16 ही रहेगा हमेशा। मतलब कि 1:8। भार अनुसार 1:8 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे, चाहे वो यौगिक कहीं से प्राप्त किया हो। यही स्थिर अनुपात का नियम है। आगे चलते हैं गुणित अनुपात के नियम की तरफ। तो देखिए गुणित अनुपात क्या कहता है? तो गुणित अनुपात, इसके अनुसार इसका मतलब है कि जब भी दो तत्व आपस में क्रिया करते हैं, दो तत्व है वो आपस में क्रिया करेंगे। जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो से अधिक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उसमें क्या होगा? एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से दूसरे तत्व के अलग अलग द्रव्यमानों द्वारा क्रिया करके बने यौगिक में एक सरल अनुपात होता है। इस कथन का मतलब क्या है? इस कथन का मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हमने दो तत्व लिए। अब ये दो तत्व आपस में क्रिया कर करके कौन कौन से यौगिक बना सकते हैं? तो सबसे पहला बनता है जिसमें N2O, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, NO बोल सकते हैं इसको, या फिर N2O2 बोल सकते हैं, एक ही बात है, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। आगे N2O3 इसको बोल सकते हैं, जिसको N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। आगे N2O4 इसको बोल सकते हैं, इसका मतलब डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। और इसके अलावा N2O5। ये पांच तत्व, ये पांच यौगिक N और O से मिलके बनते हैं। इनकी अगर भार की बात करें तो इसमें देखो नाइट्रोजन दो है, तो इसका मतलब इसमें जो अनुपात हुआ वो 28:16। ठीक है। इस वाले यौगिक की बात करेंगे तो इसमें 28, N2O2 की बात करें तो इसमें 28:32। इसकी बात करेंगे तो 28:48, 28:64, और इसमें 28:80, है ना। और नियम क्या कह रहा था कि जब भी दो तत्व आपस में क्रिया करते हैं तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से
क्रिया करने वाले दूसरे तत्व के अलग अलग द्रव्यमानों में निश्चित अनुपात होता है। क्या ये बात सही है? तो हम देखेंगे इसके तो निश्चित द्रव्यमान 28 ही है, लेकिन इसका वेरी हो रहा है। तो कौन कौन से? 16:32:48:64:80। इनको अगर देखेंगे तो वास्तव में 1:2:3:4:5। तो ये एक सरल अनुपात है। सरल अनुपात का मतलब कोई फैक्टर नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई पॉइंट, कोई दशमलव नहीं है, तो ये एकदम से सरल अनुपात है। और यही गुणित अनुपात का नियम कहता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जब भी दो तत्व आपस में क्रिया करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से दूसरे तत्व के अलग अलग द्रव्यमान जब क्रिया करते हैं तो उनमें एक सरल अनुपात होता है। इसको गुणित अनुपात कहते हैं, गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। अगले नियम की तरफ चलते हैं, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और ये सभी यौगिकों के लिए सही है। मैं एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आप ये आपका होमवर्क हो सकता है कि आप इसको और दूसरे यौगिकों के साथ अप्लाई करके देख सकते हैं, आपको यही आंसर मिलेगा। अगला व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ये काफी इंटरेस्टिंग नियम है। ठीक है, काफी दिमाग की बत्ती जलाने वाला है। व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि आपस जब भी कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व से क्रिया करके कोई यौगिक बनाते हैं, मतलब कि एक तत्व ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, मान लेते हैं ये वाला तत्व और ये वाला तत्व एक तीसरे तत्व से क्रिया करके अलग अलग यौगिक बनाएंगे, तो इनके दोनों के द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात होता है। और वैसा ही अनुपात इनके आपस में क्रिया करने से मिलकर बने यौगिक में होता है। इसका एग्जांपल समझ, इसका एक उदाहरण समझते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ये मान लेते हैं हमारे पास कार्बन है, ये मान लेते हैं हमारे पास हाइड्रोजन है, और ये मान लेते हैं हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन से मिलकर यौगिक बना रहे हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन कौन सा यौगिक बना सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और जल कौन सा, हाइड्रोजन कौन सा यौगिक बना सकते हैं? H2O। ठीक है, अब जरा इनका अनुपात देखेंगे तो C का मतलब कितना हुआ? 12। और ऑक्सीजन का मतलब O2 का मतलब 32। इसे यहाँ देखेंगे तो क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का मतलब 2 और ऑक्सीजन का मतलब 16। ठीक है, अब यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अनुपात देखेंगे कितना है? ऑक्सीजन सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन में अनुपात, ऑक्सीजन को तो छोड़ ही देते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन में कितना है? 12:2। इसका मतलब क्या हुआ? 6:1। ठीक है, अब जरा ऊपर की बात देखेंगे तो ऊपर कौन सा यौगिक बन सकता है? तो ऊपर हमारे पास जो यौगिक बनता है वो CH4, कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के CH4 की बात करेंगे तो 12:4। इसका मतलब हुआ 3:1। ठीक है, तो ये हमारे पास अनुपात आ गए हैं। कहीं मिस्टेक है क्या? अच्छा, ये 12:32 है, तो इसको हम क्या करना चाहिए हमको? ऑक्सीजन यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 16, तो इसको 32 करने के लिए 4:32 लिख सकते हैं ना। तो इनका अनुपात कितना हुआ एक्चुअल में? 12:4 है ना। तो ये हो गया 3:1। बिल्कुल, यहाँ देखो 3:1 आ रहा है और यहाँ पर 3:1 आ रहा है। फिर से नियम को सुन लेते हैं क्या है कि जब भी कोई दो तत्व, एक तत्व ये रहा, एक तत्व ये रहा, किसी तीसरे तत्व से संयोग करके यौगिक बनाते हैं, तो अलग अलग यौगिक बनाएंगे किसी तीसरे तत्व से संयोग करके, तो उनके द्रव्यमानों में, मतलब कि इन दोनों के द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात होता है। और वैसा ही सरल अनुपात उनके आपस में क्रिया करके बने यौगिक में होता है। तो देखो यहाँ CO2 और H2O में जो द्रव्य C और H के द्रव्यमानों में जो अनुपात है वो 3:1, और वैसा ही अनुपात बिल्कुल जब इनने आपस में संयोग करके बनाया तो है। ठीक है, इसका एक अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो एक एग्जांपल और लेते हैं। कोई एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कार्बन को ले सकते हैं, हाइड्रोजन को अगेन ले लें, और सल्फर को लेते हैं। ऑक्सीजन की जगह इस बार सल्फर को ले लेते हैं। तो ठीक है, तो अब क्या करें? कार्बन और सल्फर आपस में क्रिया करेंगे, हाइड्रोजन सल्फर करेंगे। तो हाइड्रोजन सल्फर कौन सा यौगिक बनाते हैं? H2S। कार्बन सल्फर CS2। ठीक है, तो कार्बन का मतलब 12
और सल्फर का मतलब होता है, सल्फर मतलब की परमाणु क्रमांक 16, 16 का मतलब हुआ 32, 32 का मतलब 64। तो यहाँ पर 64 और यहाँ पर 2:64, 2:32, ठीक है। इसको अगर इसके अनुपात इक्वल लाएंगे तो 32 को 64 करना पड़ेगा, मतलब कि 4:64 हो गया। और ये 12:64 है। तो यहाँ सी और एच में कितना द्रव्यमान, कितना अनुपात है? सी का मतलब 12:4 और इसका मतलब हुआ 3:1। तो कार्बन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान में कितना क्या अनुपात है? 3:1। अब ऐसे यहाँ पर CH4 अगेन तुमको पता है CH4 बनेगा। CH4 का मतलब 12:4, इसका मतलब 3:1। फिर से हमारा ये नियम सही है। एक बार नियम को फिर से रिपीट करूंगा मैं। जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व से संयोग करके यौगिक बनाते हैं तो उनके द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात होता है। वैसा ही सरल अनुपात उनके आपस में क्रिया करके बने यौगिक में होता है। ये व्युत्क्रम अनुपात का नियम था। आगे चलते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बहुत इजी है और मुझे उम्मीद है आपको, आप में से सभी को ये नियम पता होगा कि ना तो पदार्थ फिजिक्स में बात करेंगे तो अलग कॉन्टेक्स्ट में आता है, यहाँ केमिस्ट्री में भी अलग कॉन्टेक्स्ट में आता है। कुल मिलाकर बात ये होती है कि द्रव्यमान संरक्षण ये कहता है कि द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये फिजिक्स की संकल्पना थी। केमिस्ट्री में कहते हैं कि अभिक्रिया के बाद और अभिक्रिया के पहले जो द्रव्यमान होता है वो संरक्षित रहता है, मतलब कि जो दो यौगिक पहले बनते हैं और जो यौगिक बाद में होते हैं उनका द्रव्यमान आपस में बराबर रहता है। कोई एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं सी कैल्शियम कार्बोनेट। आपने नाम तो सुना ही होगा अच्छी तरह से, चूना पत्थर इसको बोलते हैं। इसको जब गर्म किया जाता है, इसको जब अगर हम गर्म करें तो हमारे पास क्या बनता है? CaO+CO3। देखते हैं क्या द्रव्यमान संरक्षित रहता है या नहीं। Ca का मतलब कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु है 40। सी का मतलब 12 और O3 का मतलब हुआ 16 और ये हो गया 48। तो इसका मतलब इधर का जो टोटल द्रव्यमान है वो 100। यहाँ देखेंगे तो 40 प्लस CaO का मतलब 16, तो इसका मतलब हो गया 56। और यहाँ देखेंगे तो 12 प्लस 48, ओके CO2 बनेगा, CaO+CO2। तो ये हो गया 12 प्लस 32। तो इसका मतलब ये हो गया 44 प्लस 56। तो 44 प्लस 56 कितना हुआ? 100। इसका मतलब यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है। तो इसका मतलब अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान संरक्षित है। ठीक है। ये तो एक रिएक्शन थी ऐसी। आप कोई भी रिएक्शन देखेंगे तो हमेशा ही द्रव्यमान संरक्षित रहता है। मतलब कि अभिक्रिया से पहले इनको बोलते हैं अभिकर्मक और अभिक्रिया के बाद जो बनते हैं उनको बोलते हैं उत्पाद। तो अभिकर्मक या अभिकारकों के जो कुल द्रव्यमान है वो उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अब गैलोजक का आयतन संबंधी नियम, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गैलोजक लिख सकते हैं, इसको गैलोजक लिख सकते हैं, आप जो भी चाहे बोल सकते हैं, लेकिन नियम वही है। गैसों के आयतन के संबंध में ये नियम है। नियम क्या है इसको समझते हैं। तो अभी तक देखा कि जो सारे यौगिक बन रहे थे उनमें जो नियम पढ़े थे हमने वो सारे अनुपात के अकॉर्डिंग। तो ये नियम भी अनुपात का ही है। इस नियम में गैलों से क्या कहते हैं कि समान ताप एवं दाब, मतलब कि ताप भी समान है और दाब भी समान है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मक पदार्थ यदि गैसीय अवस्था में हो, मतलब कि कोई भी दो अभिकर्मक अगर गैसीय अवस्था में हो और उनके बाद बने उत्पाद भी गैसीय अवस्था में हो तो इनके बीच एक सरल अनुपात रहता है। ये बात थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, उदाहरण से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं कि हमारे पास H2 और Cl2, मतलब कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये आपस में क्रिया करेंगे तो हमको पता है क्या बनता है? HCl बनता है और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2HCl। अब तो इनके आयतन को देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? कुछ नहीं है तो एक, यहाँ पर भी एक और यहाँ का क्या हो गया? दो। तो अगर ये भी गैस है और ये भी गैस है प्लस HCl भी गैस है तो हमको क्या होना चाहिए? इनके आयतनों में एक सरल अनुपात होना चाहिए और वो हमको दिख रहा है कि 1:1:2, जो कि एक सरल अनुपात है। अगले एग्जांपल की तरफ चलें तो हम मान लेते हैं नाइट्रोजन को ले लेते हैं प्लस अमोनिया को हम बना रहे हैं तो हाइड्रोजन को लेंगे, हाइड्रोजन। और हमें पता है क्या बनेगी?
अमोनिया बनेगी। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमको पता है 3H2 यहाँ पर होना चाहिए, 2NH3 यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अब जरा देखेंगे अगर ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो हमको पता है 1:3:2। ये एकदम से सरल अनुपात है और यही गैलोसा का आयतन संबंधी नियम है। फिर से नियम रिपीट करता हूँ। नियम क्या है कि समान ताप एवं दाब पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मक पदार्थ और उत्पाद दोनों गैसीय अवस्था में है तो उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होगा। पिछले जितने भी द्रव्य, पिछले जो हमने 3 नियम पढ़े थे, 4 नियम पढ़े थे, उनमें हम द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, इस नियम में हम आयतन की बात कर रहे हैं। ये 5 बेसिक से रासायनिक संयोग के नियम थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, वो है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को जड़ मानते हैं, एकदम से बेसिक सवाल, सिंगल लाइन के क्वेश्चन आते हैं जो आपको अच्छा स्कोर दे सकते हैं। और अगर मोल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।